हेलो दोस्तों, आज हम एक गंभीर मामले पर डिस्कशन करेंगे जिसको टीबी कहते हैं। पहले तो लोग इससे बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती थी, लेकिन अभी कुछ सालों में सरकार इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ ले आई जिससे लोग इस समस्या से निकल जाते हैं। तो टीबी आज का टॉपिक है। टीबी होता क्या है? टीबी को कुछ लोग ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, कुछ लोग क्षय रोग कहते हैं, कुछ लोग तपेदिक कहते हैं। इसके अलग अलग नाम से लोग जानते हैं। होता क्या है? तो टीबी जैसा कि नाम से ही ट्यूबरक्लोसिस बोला गया है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से ये क्रिएट होता है, इसीलिए इसका नाम उस बैक्टीरिया के नाम पे रख दिया गया। ये बहुत संक्रामक होता है। ये हवा के माध्यम से एक से दूसरे में प्रवेश कर सकता है। एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल सकता है, दूसरे से तीसरे में फैल सकता है। इसलिए टीबी के केस के पेशेंट को हमेशा थोड़ा सा दूरी बना के रखने की ज़रूरत होती है। तो जैसा कि मैंने बोला कि यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से होने वाला एक संक्रामक रोग है। विशेष जो ज़्यादा परिस्थितियों में देखा जाता है, टीबी फेफड़े में होता है, फेफड़ों में होता है। लेकिन बहुत सारे केसेज में ये भी देखा जाता है कि हड्डियों में, ये लिम्फ नोड्स में, ये पेट में, ये मस्तिष्क में, कहीं भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो इसके अगर मुख्य बिंदु की बात करें तो इसमें जो मेन समझने वाली बात है कि यह संक्रामक बीमारी है। जैसा कि मैंने कहा कि ये हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो सकता है, फैल सकता है। प्रभावित अंगों की बात करें तो जैसा कि अभी मैंने अपने सेंटेंस बोला कि मुख्य रूप से फेफड़ों में ज़्यादातर पाया जाता है, लेकिन हड्डियों में, लिम्फ नोड में, मस्तिष्क में, पेट में, इन सब जगहों पे भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। लक्षण की बात करते हैं तो ये 7 लक्षण टीबी के मरीजों में देखने को मिलते हैं। अगर ये सारे लक्षण किसी में दिखते हैं तो उनको जरूर ट्यूबरक्लोसिस की जांच करानी चाहिए। अगर उनको ट्यूबरक्लोसिस है तो उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। लक्षण की बात कर लें, जो पहला लक्षण है वो है लंबे समय तक सूखी खांसी आना। अगर किसी व्यक्ति को लगातार महीने 2 महीने सूखी खांसी आ रही है तो उसे इस लक्षण को इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो लक्षण टीबी के हो सकते हैं। दूसरा, खांसी के साथ बलगम और कभी कभी ब्लड भी आ जाता। बलगम के आने के साथ साथ कभी कभी ब्लड आ जाता हो, ये दूसरी लक्षण हो गई। तीसरा, सांस लेने में सीने में दर्द होना। सांस लेते समय सीने में दर्द होना, ये तीसरा लक्षण। चौथा है बेचैनी और सुस्ती महसूस होना। हमेशा पेशेंट को बेचैनी महसूस होना और सुस्ती महसूस होना। नेक्स्ट, भूख कम लगना और लगातार वेट डिक्रीज होते जाना। हमेशा वेट दिन पे दिन कम होने लगेगा ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट के केस में। रात में हमेशा बुखार बना रहना और थकान, शरीर में दर्द बना रहना। ये लक्षण अगर एक साथ किसी पेशेंट को दिख रहे हैं तो उसे जरूर टीबी का जांच कराना चाहिए। प्रकार की बात करें तो 2 तरह से हम लोग टीबी पाते हैं। कुछ पेशेंट कुछ सिम्टम बताते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि सर आप जो है ट्यूबरक्लोसिस की जांच करा लीजिए। तो कुछ केस में होता क्या है कि टीबी के बैक्टीरिया शरीर में मिल तो जाते हैं लेकिन वो निष्क्रिय होते हैं, वो एक्टिव नहीं होते और उनके बॉडी में टीबी का कोई लक्षण भी नहीं दिखता है। तो ऐसे केस में उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको किसी भी तरह की समस्या उससे पैदा नहीं होगी अगर बैक्टीरिया निष्क्रिय है।
अच्छा, सक्रिय टीबी की बात करें, एक्टिव टीबी, तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया सक्रिय होते हैं शरीर के अंदर, लक्षण दिखते हैं, और जब लक्षण उनके दिखने लगेंगे परेशानी बढ़ जाएगी, तो ऐसे केस में उनके वजह से दूसरे को भी इस तरह का संक्रमण हो सकता है। जब निष्क्रिय है बैक्टीरिया, उस समय उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, उस समय फैलते भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, कारण की बात करते हैं। तो कारण में ज़्यादातर मामले में देखा जाता है कि जिनको ट्यूबरक्लोसिस होता है वो काफ़ी, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है। दूसरा देखा जाता है कि कुछ केसेज में अगर किसी पेशेंट को HIV हो गया तो ऑटोमेटिक इम्यूनिटी सिस्टम उनका जो है डाउन हो जाता है और उनको टीबी होने का खतरा होता है। भीड़ भाड़ वाली जगहों में ज़्यादा रहना और खराब वेंटिलेशन वाले जगहों पे रहने से भी टीबी होने का खतरा होता है। भीड़ भाड़ का जैसा मैंने अभी बोला कि अगर किसी व्यक्ति को टीबी है तो दूसरे को भी हो सकती है, क्योंकि यह एक से दूसरे में हवा के माध्यम से ट्रांसफर हो सकते हैं इसके बैक्टीरिया। खराब वेंटिलेशन वाले जगह का मतलब हो गया इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ पे केमिकल धुआं सब रिलीज्ड होते रहते हैं, ऐसे जगहों पे रहने से भी टीबी होने का खतरा रहता है। अब बात करते हैं कि अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस की शिकायत हो गई तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो होम्योपैथ में कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनसे ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह क्योर किया जा सकता है। उनमें से कुछ को मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस करूँगा जो इम्पोर्टेंट है। जैसा पहला नाम ट्यूबरकुलोनियम। ये देखिए, नाम जो ट्यूबरक्लोसिस है उसी शब्द से बनाया गया नाम है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि पर्टिकुलर टीबी में ये दवा बहुत अच्छा काम करेगी। तो जैसा कि यहाँ पे नाम इनका ट्यूबरकुलोनियम है, यह टीबी के लिए एक मेन दवा बन जाती है। इसका उपयोग अक्सर रोग की प्रवृत्ति को कम करने के लिए, मतलब जो टीबी शरीर में है उसका जो उस समय लेवल है, उस लेवल को डाउन करने के लिए, उसके बैक्टीरिया को डाउन करने के लिए इस दवा का यूज किया जाता है। जो सक्रिय बैक्टीरिया है बॉडी के अंदर वह डीएक्टिवेट हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे इस दवा को अगर लगातार लिया जाए तो। दूसरी दवा आर्सेनिक है। आर्सेनिक दवा तब यूज किया जाता है जब रोगी को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो, घबराहट हो, रात में बेचैनी महसूस होती हो, उस कंडीशन में आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करती है। दवाई की बात करें तो आर्सेनिक एल्बम दवा को 30 पोटेंसी में मार्केट से खरीदना चाहिए। 3 बूंद सुबह, 3 बूंद दोपहर, 3 बूंद रात में लेना चाहिए लगातार 2 महीने तक। जब सिम्टम रिड्यूस होगा, क्या सिम्टम रिड्यूस होगा, सांस लेने में जो कठिनाई हो रही थी उसमें कमी आएगी, घबराहट कम हो जाएगी, बेचैनी कम हो जाएगा। तो तब इस दवा को जो 3 मीटिंग ले रहे थे वो सुबह शाम कर देना है 3-3 बूंद 1 महीने तक। उसके बाद सिम्टम और रिड्यूस हो जाने पर इसको सुबह 1 बार कर लेना है। अभी ट्यूबरकुलोनियम दवा को मैंने कहा कि हर टीबी के केस में इसको चलाया जाता है। पावर की बात कर लें तो इसको जो है 200 पावर में शुरुआत में लेना चाहिए। 3 बूंद सुबह, 3 बूंद शाम, लगातार 2 महीने तक। सिम्टम रिड्यूस हो जाए इसको 1 बार कर दें और अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद इसको वीकली कर दें, संडे टू संडे। 1 बार संडे को ले लें, फिर अगले संडे को लें। तीसरी जो दवा है फास्फोरस, इसके सिम्टम आपको बता दें, यह दवा उन मरीजों के लिए अच्छी मानी जाती है जिन्हें सूखी खांसी, सीने में जकड़न और जब उनको खांसी आती है तो उनके बलगम के साथ ब्लड भी आ जाता हो। ऐसे पेशेंट को फास्फोरस देना चाहिए। फास्फोरस को 30 पोटेंसी में दें, शुरुआत में 3 बूंद 3 मीटिंग दें। केस अगर गंभीर है तो 2 घंटे पे भी फास्फोरस 30 पोटेंसी को 3 बूंद की मात्रा में रिपीट किया जा सकता है।
कंडीशन बेटर हो सुबह दोपहर शाम 3 बार कर दें, और अच्छा कंडीशन हो तो 1 महीने लगातार दवा देने के बाद इस डोज को सुबह शाम कर दिया जाए, 3 बूंद सुबह 3 बूंद शाम। कंडीशन जैसे बेटर होती है दवा को 1 मीटिंग कर दीजिए और इस दवा को कंटिन्यू चलाते रहिए। ज़्यादातर मामले में देखा गया कि अगर इन दवाइयों को सही तरीके से यूज किया जाए तो जो केस है वो सही हो जाता है। तो इसको आप करिए, लेकिन करने से पहले, इस दवा का यूज करने से पहले आप अपने नज़दीकी किसी अच्छे डॉक्टर से एक बार परामर्श जरूर लें। किसी दवा को बिना किसी डॉक्टर के सलाह के नहीं लेना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट तो इसके नहीं मिलते हैं, फिर भी दवा एक बार किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेकर ही लें। अगर किसी तरह का परामर्श हमारी संस्था, हमारी टीम से चाहिए तो हम अपने संस्था का नाम और मोबाइल नंबर स्क्रीन पे शेयर कर दिए हैं। हमारी दवाइयाँ ऑल ओवर इंडिया बल्कि विदेशों में भी कोरियर के माध्यम से जाती रहती हैं। अगर किसी तरह की सलाह की ज़रूरत हो तो आपको इस नंबर पर संपर्क करने के बाद ज़रूर मिलेगा। कोशिश किया जाएगा कि आपको इस परेशानी से निकाला जा सके। थैंक यू वेरी मच।